I calculated the exact date of Ramayana. How do you pronounce it? Ramayana? Ramayan? Ramayan? Ramayan. Okay. Ramayan. Oh, whatever. I calculated the exact date of Ramayana war. देखो ये कोई वैसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें मैं तुम्हें कोई रैंडम इमेजेस दिखाकर इलॉजिकल से लॉजिक्स देकर रामायण की कोई भी रैंडम डेट बता दूंगा. दिस वीडियो इज गोना बी डिफरेंट बिकॉज इस वीडियो में हम एक रिसर्च And he's just going to do a rough estimate. He's not going to find the exact date. It's probably going to be impossible because then there's going to be other historians that are like, well, there's this piece, and he saw this piece wrong. This is going to be one of those. वर्क की मदद से वाल्मीकि रामायण में जाकर उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें एक पजल की तरह सॉल्व करके श्री राम और रावण के युद्ध की असली डेट कैलकुलेट करने वाले हैं. और बस युद्ध की ही नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपके पास रामायण के हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट की एग्जैक्ट एविडेंस बैक्ड डेट होगी. आई एम श्योर आपका माइंड ब्लो होने वाला है. और जिन्होंने मेरी महाभारत एविडेंस सीरीज देखी है, Okay. I just checked all the way to the end, and I'm like, oh, okay. That's why he's saying it's gonna blow your mind, because it's the selected birthday for Jesus Christ, the 25th of December. Spoilers. उन्हें पता है. आई एम नॉट इवन किडिंग बिकॉज दिस इज देखो, डेट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. वाल्मीकि जी ने रामायण को कुछ इस तरह से कंपोज किया था कि उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं. बेसिकली मतलब रामायण में जब किसी इवेंट को मेंशन किया गया है तो साथ में ये भी बताया गया है कि उस इवेंट के दौरान कौन सा मौसम या महीना चल रहा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लेनेट किस पोजिशन पर है. और इंटरेस्टिंगली वाल्मीकि रामायण में ऐसे एक या दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर में डाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसी पोजीशंस रामायण में बताई गई है वैसी पोजीशंस अयोध्या के आसमान में पहले कब बनी थी. और इसी सिमुलेटर में बाकी ऑब्जर्वेशंस को डाल के हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो डेट हमने कैलकुलेट करी है वो सही है या नहीं. तो चलो अब कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं. Okay, the calculations. अब थोड़ा अटेंटिव हो जाओ बिकॉज इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा हिंदू कैलेंडर समझाना पड़ेगा. देखो, आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके एक साल में 12 महीने और 4 मौसम होते हैं. जैसे जनवरी एंड फरवरी आर द मंथ्स एंड विंटर्स एंड समर्स आर द सीजंस. ठीक ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी एक साल को 12 महीने में डिवाइड किया गया है, जैसे चैत्र, कार्तिक, श्रावण. पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टोटल सीजन्स 6 होते हैं, जैसे ग्रीष्म यानी समर्स, शिशिर यानी कि विंटर्स, और ऐसे ही 4 और सीजन्स होते हैं. एंड दैट मींस हर सीजन में अराउंड 2 महीने होते हैं. अब आज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल वसंत का जो सीजन है वो फाल्गुन और चैत्र के महीने में आता है, जैसे विंटर्स जनवरी और फरवरी में आते हैं. और इस हिसाब से आज के टाइम में हिंदू कैलेंडर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ग्रीष्म यानी कि समर्स का पहला और दूसरा महीना है वैशाख और जेठ. इसी तरह से इट बिकम्स अ फुल ईयर. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अरेंजमेंट है, जैसे वसंत सीजन का फाल्गुन और चैत्र, I'm not gonna lie. The fact that the calendar is completely different, it's already gone over my head. I have mentioned I'm not smart, so it's already over my head. के महीने में आना और ग्रीष्म के मौसम का वैशाख और जेठ में आना, ये अरेंजमेंट सिर्फ अभी ऐसा है और ये धीरे धीरे विद टाइम चेंज होता रहता है. मतलब वसंत का मौसम फाल्गुन और चैत्र में अभी आ रहा है, विंटर्स जनवरी और फरवरी में अभी आ रहे हैं. और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ हजार साल पहले I think there was a little spill. Oh, one of my things dropped. You might need to take them out again. वसंत का मौसम वैशाख और जेठ में आता हो और विंटर्स मई एंड जून में आते हो. ये जो ग्रेजुअल चेंज होता रहता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स. अब इसको तो ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन सिंपली गो ऑन विकिपीडिया एंड लर्न मोर अबाउट इट. अब No, thank you. That sounds like too much work. That sounds like too much work. And Wikipedia is never a completely trusted site. Anyone can change things. I mean, I've edited stuff there. I remember I had a research report and I was like, Levi was here. When you're told not to use Wikipedia on your research papers. I can't watch or read any more manga, movies, series, because I spoiled myself watching the best ones, and now everything feels mid. Yeah, it helps eventually. That happens. That's why you switch to novels. Like for me, One Piece is like the last one. I started like the Marshals, King of Marshals, and then it turns out, oh, this is basically like Trigun. But yeah, I mean,
Yeah, stick to books. समझने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम जब 17 साल के थे तब राजा दशरथ ने डिसाइड किया था कि राम का अब राज्य अभिषेक कर देना चाहिए और अयोध्या कांड के चैप्टर 3 Most of India don't get it because we never learned this. Yeah. I mean, that's the thing. Is like most people learn what is relevant to them, especially back in the day where things were just passed over, like passed on. You learn a trait, you learn just what you need to survive, and then the education system gets introduced, and then it starts to branch out from there. But most people, like I remember for me, school was useless for me. Like in the US, all you have to do is show up to class and you get your degree. As long as you show up, like if you hear of like a high school dropout in the US, that's because they decided not to show up to class. They didn't have to take tests. They didn't have to do any of that because you just show up and you're given your degree. It's just like that. For me, I remember I went to like independent studies, which is basically you teach yourself. You go in once a week. They give you your books and tell you what they expect you to read. I read it for myself, finished it on day one, and then I had the rest of the week to, because I was basically medically ill for the first 20 years of my life. And I had the rest of the time to figure out. I studied Greek mythology and its similarities to Roman mythology, and then how when Christianity was taken over, because Romans took on Greek mythology, their gods, and just changed the names and introduced it into Rome. And then when Christianity was taken over, they realized that they couldn't keep their power, that they decided to take the gods they had taken from Greece and rename them as popes or as saints. It was fascinating to learn that, but I learned that because I was bored sitting at home. I had nothing, because you learn more when you want to learn something. When you want to learn something. पॉइंट 4 में राजा दशरथ क्लियरली बताते हैं कि अभी इस समय जब राम का राज्य अभिषेक होना है तब चैत्र का महीना चल रहा है और चारों तरफ जंगलों में फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे अब हमें सॉल्व करना होगा। देखो, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये पता है कि रामायण के समय चैत्र का महीना किसी ऐसे मौसम में आता था जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते थे। नाउ लेट्स चेक कि आज चैत्र का महीना किस मौसम में आता है। यू कैन क्लियरली सी कि आज चैत्र वसंत के मौसम में आता है और वसंत यानी वो मौसम जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते हैं। दैट मीन्स ये क्लियरली पॉसिबल है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के सीजन में आता हो। पर अगर ऐसा है तो इसके साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि रामायण पिछले 4000 साल में ही कहीं पर हुई है, क्योंकि अभी ये जो चैत्र वसंत के मौसम में आ रहा है ये अरेंजमेंट बस पिछले 4000 साल से ही ऐसी है और उसके पहले अरेंजमेंट्स कुछ और थी। पर रामायण का पिछले 4000 सालों में कहीं पर होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी महाभारत एविडेंस सीरीज देखी है उनको ये पता होगा कि अभी 7000 साल पहले तो महाभारत ही होकर निपटी थी और हम सबको पता है कि पहले रामायण हुई थी और उसके बाद महाभारत हुई थी। इसका क्लियर मतलब है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के मौसम में नहीं आता था, इसलिए अब हमें वसंत के अलावा ऐसे मौसम देखने होंगे जिन He spent way too much time on this. Way too much time on this. The internet has taught me more than school. Yeah, I think that's how most people are. They find when they get interested in something, they'll try to figure it out for themselves. It's just easier than being told to learn something, but you have to have the urgency to do that. You have to. And people say Indians steal their jobs. Yeah, exactly. It's so stupid. You hire the best person for the job. The ones that are stealing the jobs are the slave labor that they hire, and it is slave labor, the illegal immigrants. Companies need to be fined for that. They need to be fined for that. में अच्छी खासी हरियाली रहती है। नाउ वी कैन सेफली एलिमिनेट द विंटर सीजन, मतलब हेमंत और शिशिर, और बाकी बचे मौसम में बस शरद का मौसम ही है जो कि हमारे रिक्वायर्ड सिचुएशन को फुलफिल करता है। और इसका मतलब ये है कि रामायण के समय चैत्र का महीना शरद के मौसम में आता था। अब हमें बस ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में वो कौन सा टाइम था जब चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था। और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके हमें पता चलता है कि बस 15000 BC से 10500 BC के बीच में ही चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था, विच अल्टीमेटली मीन कि रामायण 15000 BC से पहले और 10500 BC के बाद हो ही नहीं सकती। और अब हमको बाकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की मदद से ये देखना था कि ये जो हमें 4500 साल का टाइम पीरियड मिला है रामायण, इसमें एग्जैक्टली कहां पर हुई थी।
वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के चैप्टर 16.12 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एनकोडेड है। इट सेज कि अभी इस समय सन इज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र, वो भी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग हेमंत सीजन। ये बताता है कि रामायण के समय हेमंत सीजन में यानी कि सर्दियों में जो सूरज है वो पुष्य नक्षत्र के पास में ढलता है। एंड अब हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके ये पता लगा सकते हैं कि पिछले हजारों सालों में स्पेसिफिकली ऐसा कब हो रहा था। एंड इट टर्न्स आउट कि 17,500 BC से 11,500 BC के बीच में सन वाज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र इन द हेमंत सीजन। ऑब्जर्वेशन 1 से हमें जो 45 साल का इंटरवल मिला था, इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्वेशन 2 से मिलने वाला इंटरवल उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। एंड दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4.48। इट सेज कि अभिजीत जो कि एक स्टार है, इनफैक्ट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसे इंग्लिश में हम वेगा बोलते हैं, वो अभी रामायण के समय नॉर्थ पोल स्टार है। अब ये नॉर्थ पोल स्टार क्या है? इमेजिन करो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से हम एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट के पास उस समय जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो होगा नॉर्थ पोल स्टार, बेसिकली मतलब ध्रुव तारा। इंटरेस्टिंगली ये ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोल स्टार भी हमेशा सेम नहीं होता, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, अगेन बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। अब अगर हम आज का देखें तो आज नॉर्थ पोल स्टार है पोलरिस, पर रामायण तो हमें बता रही है कि उस समय नॉर्थ पोल स्टार अभिजीत यानी कि वेगा है, which makes sense क्योंकि अभी मैंने बताया। Yeah, the whole thing is primarily just him trying to balance it all out. I mean, I've already seen what his is. I checked at that first thing. I'm like, huh, it's supposed to be special. But I still find it fascinating. I didn't know the North Star. Well, I knew it didn't move, but I didn't know where it was in location to the Earth. I will say that. Astronomy was never my forte. It never was. I like to look up at the sky and see the stars. Other than that's the extent of me. That is the extent of it for me. है कि नॉर्थ पोल स्टार भी चेंज होता रहता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में वो कौन सा टाइम पीरियड था जब हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा वेगा यानी कि अभिजीत था, क्योंकि रामायण फॉर श्योर उसी टाइम पीरियड में हुई थी। इट टर्न्स आउट कि अभिजीत वाज द नॉर्थ पोल स्टार ऑफ द अर्थ फ्रॉम 14,000 BC टू 10,000 BC। अब अगर हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन से मिले हुए टाइम इंटरवल को एक साथ रखें, जैसे ऑब्जर्वेशन 1 10,500 BC टू 15,000 BC, ऑब्जर्वेशन 2 11,500 BC to 17,500 BC, ऑब्जर्वेशन 3 14,000 BC to 10,000 BC, तो हमें एक फाइनल 25 साल का टाइम इंटरवल मिलेगा, दैट इज 11,500 to 14,000 BC। और अब हमें पता है कि रामायण इन 2500 सालों के बीच में ही कहीं पर हुई थी, पर इट्स 2,500 years। I'm not gonna lie. In my head, all I'm hearing him is now saying numbers. I'm just hearing him say numbers. I'm not equating it to anything else he's saying of like, oh, in this it mentions the fall season. In this it mentions the North Star. In this it mentions, and I'm just like, I'm just hearing numbers. I'm just hearing numbers. Get to the point. जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। और मैं तो एग्जैक्ट डेट्स बताने वाला था ना, देखो वो मैं बताऊंगा, पर उसके पहले एक चीज समझो, ये जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मैं करके बता रहा हूँ, पर असल में ये सब डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक की 25 सालों की रिसर्च का नतीजा है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएस से एफिलिएटेड है, और जिन्होंने 20 सालों से भी ज्यादा का टाइम लगाकर रामायण और महाभारत की डेटिंग कर बहुत डिटेल्ड बुक्स लिखी है, जिनमें उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब वीडियो में फील आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई कैलकुलेटेड, पर असल में ये सारा काम डॉक्टर नीलेश ओक का है एंड आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट। अब वैसे तो रामायण की डेटिंग पर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं और सबकी प्रपोज डेट एक दूसरे से डिफरेंट है, पर मैं नीलेश सर की रिसर्च इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इट इज मोस्ट डिटेल्ड एंड अवेलेबल, और मेरे हिसाब से द मोस्ट एक्यूरेट टू। अब देखो ये जो 2500 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें से एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए अब हमें एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए जो कि बहुत रेयर हो और जिससे टाइम पीरियड की बजाय एक स्पेसिफिक ईयर मिले। बहुत मेहनत के बाद, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से देखने के बाद, नाउ वी हैव अ स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जिसकी मदद से हम इस 2500 सालों के टाइम पीरियड में से एक स्पेसिफिक डेट निकाल सकते हैं, और अगर वो फाइनल ईयर हमारे अभी तक के कैलकुलेशन के साथ कोइंसाइड करता है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं किया तो समझ लेना हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई।
दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4 वर्स 32 और ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज सेइंग कि जब श्री राम वानर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तब लक्ष्मण को एक कॉमेट दिखता है, एक धूमकेतु दिखता है और ये धूमकेतु मतलब कि कॉमेट मूल नक्षत्र के पास में दिखता है। मतलब अब हमें देखना है कि क्या इन 2500 सालों के इंटरवल में कोई कॉमेट पास हुआ। You know, I think if I watched the series and watched a few more movies, like of the Hindu, the battles and like the tales and everything, I think I'd find it more fascinating because right now I'm just hearing numbers and then he's referencing it to names and seasons, and I really have no correlation with these names. I really have no correlation with these seasons. I really have no correlation. It's just like, okay, it's tens of thousands of years ago. That's all I really have there. Just like, okay. और अगर हुआ है तो क्या वो भारत से देखने पर मूल नक्षत्र के पास में दिखाई दिया था। इंटरेस्टिंगली एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर को ध्यान से देखने पर हमें ये दिखेगा कि एक कॉमेट नेम्ड 2P/ENCKE धरती से पास हुआ था और भारत से देखने पर एग्जैक्टली मूल नक्षत्र के पास में ही दिखाई दिया था। मतलब रामायण की ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। पर ये कॉमेट आखिर पास कब हुआ था, क्योंकि अगर उसके पास होने की डेट हमारे 2500 सालों के इंटरवल के बाहर है, दैट मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत है। पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है बिकॉज दिस कॉमेट 2P/ENCKE became visible near मूल नक्षत्र exactly around 9 to 10th September 12209 BCE, जो कि इंटरेस्टिंगली हमारे 2500 साल के इंटरवल के अंदर ही है। दैट मीन्स हमारी अभी तक की सारी कैलकुलेशन सही है और अब इस डेट की मदद से रामायण के बाकी इवेंट्स की डेट निकालनी होगी। 9 to 10 सितंबर 12209 BC की मदद से अब हम रामायण के बाकी सारे इवेंट्स की डेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली श्री राम जन्म, तो वी कैन एस्टिमेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ श्री राम जन्म टू बी 29 नवंबर 12240 BC। इसके बाद श्री राम सीता का विवाह, जो कि इसके हिसाब से 4 to 5 जनवरी। You know what? That makes sense. That makes sense. I'm basically watching a spoiler for the final episode when I haven't gone through anything yet. That takes the wind. I mean, like if I had seen it, I'd probably be more fascinating because even all the shots and everything are from that show. Yeah, but oh well. I've already seen the date. BC को संपन्न हो चुका था। उनका राज्याभिषेक 20 से 21 दिसंबर 12223 BC को होना था, जो कि नहीं हुआ और इसी दिन वो वनवास के लिए निकल गए। इसके 14 साल बाद 12209 BC में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और 13 जनवरी 12208 BC तक श्री राम अयोध्या वापस लौट चुके थे। अब अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख रहे हो तो आप इस पॉइंट पर मुझसे क्वेश्चन करोगे कि भाई ये प्रिडिक्शंस किस बेसिस पर करी गई हैं। देखो, ये हर एक प्रिडिक्शन के पीछे बहुत डिटेल्ड लॉजिक एंड कैलकुलेशंस है, जो कि मैंने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाकर डिटेल्ड में लिख दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर यू कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट टू रीड द एग्जैक्ट प्रोसेस बिहाइंड ईच प्रिडिक्शन। वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ वी फाइनली हैव द डेट्स, जिसके हिसाब से रामायण वॉर आज से एग्जैक्टली 14233 साल पहले 25 दिसंबर 12209 BC को स्टार्ट हो गया था। पर क्या गारंटी है कि ये डेट्स एक्यूरेट है? जस्ट बिकॉज मैं बता रहा हूँ डजंट मेक कि ये डेट्स एक्यूरेट ही होंगी। आई मीन साइंस की भाषा में अगर ये डेट सही है तो कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस तो होना चाहिए ना। तो कहाँ है वो कोरोबोरेटिंग एविडेंस? और एक मिनट, हमने तो ये सुना है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इवन कलयुग ये सब लाखों सालों के होते हैं। तो फिर ये हमारी टाइमलाइन जो कि थाउजेंड्स में डेट प्रपोज कर रही है, वो इस लाखों सालों के टाइमलाइन में कैसे फिट होगी? इसके अलावा हमने तो सुना था कि रामायण के समय Yeah, you think I should read the Bhagavad Gita? Yeah, I think my wife has it here, right? Yeah, she has the one that honestly, she showed me that one. I'm like, hey, I'd enjoy reading that one. It's got like a ton of proverbs and like sayings and like just yeah, it just seems nice. So I'd probably go through that one. वो टस्क एलिफेंट पुष्पक विमान को गार्ड करते थे, पर वो तो लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अगेन हमारी टाइमलाइन इस ऑब्जर्वेशन के साथ कैसे फिट होगी? अगर यू आर ट्रूली एक्सपीरियंसिंग दिस वीडियो तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए थे, बट अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि I'm not gonna lie, I could probably mute it. तो अब सबसे पहले and it had the same impact to me. ढूंढते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी Just seeing the chart and numbers.
देखो, जब भी कोई साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज की जाती है, जैसे हमने इस वीडियो में प्रपोज करी है अ डेट फॉर रामायण, तो प्रपोज करने के बाद उस थ्योरी के बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसका मतलब ऐसे एविडेंस जो कि कुछ प्रपोज नहीं करते बल्कि ऑलरेडी प्रपोज चीजों को फर्दर वैलिडेट करते हैं। अब देखो, ऑब्जर्वेशन 1 से हमने ये असर्ट किया था कि राम का राज्याभिषेक शरद ऋतु के चैत्र महीने में होना था। हमें ये ऑलरेडी पता है कि राज्याभिषेक राम के जन्म दिवस पर प्लान किया गया था। नाउ दैट मीन्स कि हमने ये क्लेम किया है कि राम का जन्म शरद ऋतु के चैत्र महीने में हुआ था। अब इसको साइड रखो और एक दूसरी चीज समझो। राम का जन्म होने से पहले एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था। अब रामायण के बालकांड चैप्टर 18 के वर्स 8 to 11 में ये क्लियरली बताया गया है कि ये जो यज्ञ था वो शरद सीजन में खत्म हुआ था और इसके खत्म होने के एग्जैक्टली 6 सीजन्स बाद, मतलब कि एग्जैक्टली 1 साल बाद श्री राम और बाकी राजकुमार पैदा हुए। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से राम जन्म शरद ऋतु में हुआ था और रामायण ये खुद बताती है कि राम जन्म होने से ठीक 1 साल पहले एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया था जो भी शरद सीजन में ही संपन्न हुआ था। सो दिस वाज द corroborating evidence 1 and it beautifully corroborates with our proposed date. Now evidence 2. I'm sure आपको याद होगा कि श्री राम ने रावण के अगेंस्ट युद्ध में सुग्रीव का Yeah, if I muted it, it'd be the exact same to my viewers. Yes, you're right. You're right. Oh, like, I think it would have been more entertaining if he just spat out the statistics, spent like an 8-minute video getting to the point. Not all this drawn out time charts. He could have been like, at this point in time, it was thought this. At this point in time, it's this. We have this calculator right here for this time period, which the times have changed. The seasons have shifted throughout the years. That could have been done. That could have easily been done. And it would have been like, all right. That more quickly. Because right now it's just like, I'm just seeing numbers and just seeing numbers and charts and all that. Oh. सपोर्ट लेने के लिए उसको ये प्रॉमिस किया था कि वो बाली को हराने में उसकी मदद करेंगे। अब सुग्रीव और बाली की फाइट होती है और ये फाइट हमारे हिसाब से 21 सितंबर 1210 BC को होती है। अब सुग्रीव और बाली की फाइट को वाल्मीकि जी रामायण में कुछ ऐसे बताते हैं मानो मरकरी और मार्स आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे हो। नाउ दिस इज अगेन अ क्लासिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब है कि इनकी फाइट के दौरान मार्स और मरकरी आसमान में बहुत क्लोज आ गए। अब सोचो, अगर हमारी प्रिडिक्ट की हुई डेट 21 सितंबर 1210 BC अगर सही है तो उस दिन के किष्किंधा के आसमान में सनसेट के समय हमें मार्स और मरकरी साथ साथ दिखने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी डेट एक्यूरेट है, और अगर नहीं होता है तो समझ जाएंगे कि इट हैज सम प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स ओपन द एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर एंड चेक कि 21 सितंबर 1210 BC को किष्किंधा का आसमान आखिर कैसा दिख रहा था। हियर वी कैन क्लियरली सी कि उस दिन मार्स और मरकरी बिल्कुल आसपास थे एंड अगेन इट ब्यूटीफुली। See, the thing is, for someone like me, they could have just said they used astrology during the time in the text, referencing what they was saying was going on at that time, to basically say that. You don't need to show me the charts. You don't need to go into details on every little thing. It just seems like it's forced a little too much, just a little too much, but whatever. Corroborates with our proposed timeline. अब अगर ये corroboration मैं चाहूँ तो 1 घंटा कर सकता हूँ, because literally there are hundreds of astronomical observations in वाल्मीकि रामायण। पर I think these are enough to say कि हमने पहले step by step एक डेट कैलकुलेट करी, एक थ्योरी प्रपोज करी और फिर उसको फर्दर एविडेंस से corroborate करके वैलिडेट किया। पर अभी भी उन प्रॉब्लम्स का क्या जो कि इन डेट्स के साथ डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में है, जैसे फर्स्टली द युगा प्रॉब्लम डिबेटेबल। दूसरी बात द 4 टस्क एलिफेंट्स। देखो ये बात आर्गुमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है विच सेज कि ऐसे एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ इयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, बट दे आल्सो से कि दे एग्जिस्टेड अंटिल 12,000 इयर्स अगो। और हमारी डेट तो 14,000 साल पहले की है ना। सो दिस अगेन corroborates with our proposed date. So I think that is how we calculated the exact date of Ramayan war. That is again 25th December 12,209 I just BC. fast forwarded And to the now, end. if you are about to comment great work वंश, तो एक काम करो, इसकी जगह हेड्स ऑफ डॉक्टर नीलेश सर ऐसा लिखो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप चाहते हो कि आई शुड डू द सेम विद द महाभारत, Yeah, तो like I said. congratulations, I have already did. Click on this playlist and I will see you at the Mahabharata evidence series. No, that date was randomly selected in Christianity. Yeah, because in Christianity, it's, I think they because it's easier to do the math for Jesus Christ than it would be for a war that happened
tens of thousands of years ago. And because Jesus Christ was 2,000, little over 2,000 something years ago. And it's just, yeah, 14,500 BC. That's 16,500 years ago, plus change. And it's just like, everybody knows, like you can look it up online and it tells you the exact date of Jesus Christ's birth because it's just factual. But for some reason they chose the 25th of November, or, sorry, not November, December. I don't know why. That's awesome video after it got finished. I should have just started it, skip to the middle, and then skip to the end. There is just too much stuff there that really doesn't serve much of a purpose for it. You can, like, again, he could have referenced animals that were said to be extinct around the time of the period. He could have referenced the stars. He could have referenced the comet. But the fact that he kept saying, oh, how do we know? How do we know? How do we know? It's like you're trying to give a quick recap video. We don't need all this extra nonsense. Again, I understand that's trying to be informative. The problem is you're going to lose your audience. I was getting tired. I was just like, okay, I want to give it its respect because I do enjoy informational videos. The problem was he was saying a lot of the same stuff. Like I read it once and I was like, okay, good. I have subtitles. But after I kept reading basically the same thing over and over and over again, I could just imagine all you who are understanding it being like, oh my gosh, he keeps saying the same thing. I was like, how do we know it's true? How do we know it's true? How do we know it's true? Oh. You guys got a video? It's so bad. And don't forget to like and subscribe. Why is like that?